Hello everyone, welcome back in chemistry classes with RKC. To be continue, in last class we are discuss VBT in coordination compounds. According to VBT in coordination compounds, metal ligands bond a specific covalent bond. A specific covalent bond. In this theory we are discuss the central metal atom and ions to provide ligand species vacant orbitals. These vacant orbitals are mixed and overlapped and to form hybridized orbital. These orbitals have same energy and to form a fixed geometry according to coordination number. If coordination number 4, then form two types, tetrahedral and square planar. If 6, then form octahedral. We are discuss by examples, and after last we are discuss in VBT do not explain weak field and strong field regions. आपने देखा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है या नहीं होती। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो वीबीटी में नहीं की गई। इसी एक्सप्लेनेशन को और अच्छी तरह से बताने के लिए एक नया सिद्धांत दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, crystal field theory. This theory was introduced by H. Bethe and V. Blick. H. Bethe and V. Blick के द्वारा ये सिद्धांत बताया गया। In this theory, the preference of the ligand species, प्रेफरेंस किसको दी गई? लाइगेंड स्पीसीज को दी गई। एंड दिस थ्योरी एक्सप्लेन बॉन्डिंग ऑफ द मेटल एंड लाइगेंड स्पीसीज। दिस बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट मीन्स द बॉन्ड नेचर इज आयनिक। बॉन्ड नेचर कैसी है? आयनिक नेचर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आर अप्लाइड opposite ions that form ionic bond. So according to CFT, in coordination compounds between metal and ligand species, bond is ionic, bond is ionic and electrostatic model. तो CFT जो है वो किस मॉडल पे बेस है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे बेस है। और मेटल और लाइगेंड स्पीसीज के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या माना गया है? आयनिक नेचर का माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने देखा कि जो लाइगेंड स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है किसको? मेटल को। अब ये लाइगेंड स्पीसीज है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और इसमें न्यूट्रल भी हो सकता है, जिसके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो यहां अगर इफ ligand species is anionic, then known as point charge। किसके रूप में माना जाएगा उसको? पॉइंट चार्ज के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, और यदि न्यूट्रल लाइगेंड है तो उसको पॉइंट डाइपोल के नाम से जाना जाएगा। यानी यहां जो मेटल और लाइगेंड स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, अगर एनायनिक लाइगेंड स्पीसीज है तो वहां किस टाइप का इंटरेक्शन होगा? आयनिक आयनिक इंटरेक्शन होगा।
कैसा होगा? आयन आयन इंटरेक्शन होगा। इफ न्यूट्रल लाइगेंड स्पीसीज है तो लाइगेंड और मेटल के बीच में किस टाइप का होगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ध्यान दीजिए, ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी पोस्टुलेट्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सीएफटी जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल का मतलब है कि बॉन्ड की जो नेचर है वो कैसी है? आयनिक है। इन वीबीटी तो क्या था? वैलेंस बॉन्ड था। और सीएफटी में प्रेफरेंस किसको दी गई? लाइगेंड स्पीसीज को दी गई। इट मींस ये किसके रूप में फॉर्म किया गया? आयनिक नेचर के रूप में बताया गया। अब मेटल और लाइगेंड स्पीसीज है। अब लाइगेंड है वो टू टाइप से हो सकते हैं, एक नेगेटिव हो सकता है और एक न्यूट्रल हो सकता है। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉइंट चार्ज के रूप में मानेंगे, और यदि न्यूट्रल है तो उसको पॉइंट डाइपोल के रूप में मानेंगे। यानी यहां जो मेटल और लाइगेंड स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो आयन आयन इंटरेक्शन के रूप में हो रहा है, और न्यूट्रल लाइगेंड स्पीसीज यदि प्रेजेंट है तो वो कैसा इंटरेक्शन माना जाएगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन माना जाएगा। फर्स्ट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, और सेकंड ये पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है कि कोई भी मेटल आयन या मेटल फ्री इन गैसियस स्टेट है तो उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं, तो हाउ मेनी डी ऑर्बिटल्स? 5। कितने होते हैं डी ऑर्बिटल? 5। कौन कौन से? 11th क्लास में हमने स्टडी की है कि 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। ये 3 जो डी ऑर्बिटल है ये बिटवीन द एक्सिस, और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, ये क्या होते हैं? अलोंग द एक्सिस या ऑन द एक्सिस। ठीक है। अब ये बिटवीन द एक्सिस है और ये क्या है? अलोंग द एक्सिस। आपको पता है एक्स वाई जेड जो 3 एक्सिस के ऊपर इनके 3 डायमेंशनल अपने बनाते हैं, तो आपको पता है इनकी शेप क्या होती है? डबल डम शेप्ड होते हैं ये। ठीक है। तो इसके बेस पे इसको 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। अब इनमें 3 हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलोंग द एक्सिस। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है इसकी कुछ, उसके बेस पे इनका क्लासिफिकेशन, इन 3 को T2G नेम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इनको? T2G। T2G। ठीक है। और इनको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है EG। T2G का मतलब है ट्रिपली डीजनरेट। ट्रिपली डीजनरेट। और EG का मतलब है डबली डीजनरेट। तो रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। यहां 2 है तो इसका मतलब डबल। डीजनरेट आप जानते हैं क्या होता है? डीजनरेट ए स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ इन विच ऑल ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी, जिसमें सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या रखते हैं? सेम एनर्जी रखते हैं, ऑक्यूपाइड सेम एनर्जी लेवल्स। दीज ऑर्बिटल आर नोन एज ए डीजनरेट, यानी जिनमें एनर्जी लेवल क्या होता है? सेम होता है। और T2G का मतलब है ट्रिपली डीजनरेट। तो इन CFT मस्ट बी रिमेंबर T2G क्या है, EG क्या है। मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। T2G का मतलब dxy, dyz और dzx d ऑर्बिटल से है। EG का मतलब dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर से है। राइट। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि बिटवीन द एक्सिस होते हैं और ये क्या होते हैं? अलोंग द एक्सिस होते हैं।
अब कोई भी मेटल्स जब फ्री इन गैसियस स्टेट है तो उसके 5d ऑर्बिटल आर इन डीजनरेट स्टेट। किसमें है? डीजनरेट स्टेट में है। और ये इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड क्या कर लेते हैं? जनरेट कर लेते हैं डीजनरेट स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये है फ्री इन गैसियस स्टेट। अब जैसे ही इनके चारों ओर, अब आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये एक सिमेट्रिकल स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड जनरेट कर लेते हैं। क्या जनरेट कर लेते हैं? स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड जनरेट कर लेते हैं। यानी इनका जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा एवरेज एनर्जी लेवल्स फील्ड हो जाता है। जैसे तो इनको अपने क्या कहते हैं? बेरी सेंटर। क्या कहते हैं? बेरी सेंटर। ठीक है, तो ये जब मेटल कोई फ्री स्टेट में होता है गैसियस में तो उस टाइम इसके हैं, परंतु जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं तो इनमें एक क्या हो जाता है? स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाता है। व्हेन ligand species approaches to metal central metal atoms, then 5d orbitals are splitting। ये जो d orbitals हैं ये क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। अब ये जो स्प्लिटिंग है वो ही CFT की मेन बेस है। तो सबसे पहले अपने स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल में। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। देखिए थर्ड पॉइंट में मैंने आपको क्या समझाया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब मेटल फ्री स्टेट में होता है तो उसके 5d ऑर्बिटल डीजनरेट स्टेट में है। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक फिलअप जब इसमें होता है तो इसमें एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल अपने पोजीशन इसकी ऑक्यूपाई होती है। जब इसके पास कोई लाइगेंड स्पीशीज आता है तो इसके जो d ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। तो अब स्प्लिट कैसे होते हैं? तो सबसे पहले अपने देखेंगे तो सिमेट्रिकल जो क्रिस्टल फील्ड है वो किस में चेंज हो जाता है? एसिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट एंटिटीज में। तो अपने है ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। आने वाले लाइगेंड स्पीशीज कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ? 6। तो जो मैंने आपको बताया कि d ऑर्बिटल्स dx² y² और dz² हैं वो क्या होते हैं? ऑन द एक्सिस या अलोंग द एक्सिस, एक ही बात है। तो ऑन द एक्सिस होने के कारण इन ऑक्टाहेड्रल्स जो लाइगेंड स्पीशीज हैं वो भी कहां से आ रहे हैं? 6 के 6 से कहां से आ रहे हैं? इन के ऊपर से आ रहे हैं। ठीक है, और अब आपको पता है कि जब लाइगेंड स्पीशीज अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम से
तो इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी इनकी, हाई हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, बेरी सेंटर से अपन डिस्कस करते हैं कि ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz, dzx, dx square y square एंड dz square, जब 6 लाइगेंड स्पीसीज अप्रोच करते हैं तो ये जो सिमेट्रिकल स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड है ये क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है, और इन 5d ऑर्बिटल्स में क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। कैसे स्प्लिट होते हैं, T2g ऑर्बिटल्स क्या जाते हैं, बिलो द एवरेज एनर्जी सेंटर या बिलो द बेरी सेंटर, और ये क्या है, अबो द बेरी सेंटर ऑन Eg। अब Eg यानी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और T2g का मतलब आपको पता ही है, dxy dyz और dzx। तो इन ऑक्टाहेड्रल T2g orbitals lifted down and in this above. Why? Because in octahedrals 6 bonded with central metal atom or ions, ligand approaches on the axis, and these orbital situated on the axis show electronic repulsion and energy much more than a बेरी सेंटर। यानी बेरी सेंटर से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आने वाला लाइगेंड स्पीसीज ऑन द एक्सिस आ रहा है और ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल क्या हैं, ऑन द एक्सिस सिचुएटेड हैं, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जो एनर्जी है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 3/5 डेल्टा ओ, एंड यहां एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही है, 2/5 डेल्टा ओ। अब ये जो स्प्लिटिंग है इसको डेल्टा ओ, इट मींस क्या है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये जो सबस्क्रिप्ट ओ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑक्टाहेड्रल को। डेल्टा किसको बता रही है, ये एनर्जी डिफरेंस को बता रही है, किसके, T2g और Eg। इस डिफरेंस बिटवीन T2g एंड Eg ऑर्बिटल्स known as CFSE, it means crystal field splitting, या इसका दूसरा नाम स्टेबलाइजेशन भी कह सकते हैं इसको, डाउट नहीं होना, कई कुछ बुक्स में क्या दिया गया, स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है एनर्जी। तो एग्जाम में अच्छी तरह से क्लियर कर लें कि आपके डिफाइन CFSE या डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, डिफरेंस बिटवीन T2g एंड Eg ऑर्बिटल्स इन octahedral entities, in octahedral entities known as CFSE। या डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, डिफाइन डेल्टा ओ, चीज एक ही है, यानी CFSE को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा। ओ क्यों लगाया, ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज के लिए, क्योंकि हम किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के लिए कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से जब ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, यानी आने वाले लाइगेंड स्पीसीज कितने सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड परफॉर्म कर रहे हैं, 6, तो उस समय 2 टाइप से स्प्लिटिंग हो जाती है। तो उसमें क्या है, इस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है, T2g नीचे Eg ऊपर, और ये जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब ये जो CFSE है ये किस पे डिपेंड करती है, ये नेचर ऑफ लाइगेंड स्पीसीज एंड ए चार्ज ऑन मेटल स्पीसीज।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि जो CFSE है ये किस पे डिपेंड्स करती है। यानी अब आप देख रहे हो कि जब भी कोई लाइगेंड स्पीसीज आता है तो उसमें क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। समझ रहे हो, जब भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई भी लाइगेंड स्पीसीज आता है, अकॉर्डिंग टू CFT व्हेन एनी लाइगेंड स्पीसीज अप्रोचेस विद सेंट्रल मेटल एटम्स एंड आयन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, then these degenerate orbitals of metal ion are split in two types, T2z and Az. T2z below the berry center and Az above the berry center. अच्छी तरह से इस बात को याद कर लें। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, ऑन द एक्सिस आते हैं, और ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑन द एक्सिस सिचुएटेड होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मैंने एक लाइन बोली है कि जो CFSE है ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ लाइगेंड स्पीसीज एंड चार्ज ऑन ए मेटल। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और हम ये समझते हैं कि ये लाइगेंड स्पीसीज पे ही डिपेंड करता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता। ये दोनों पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ मेटल पे भी करता है और इस पे भी करता है। तो आगे इन ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंस ऑफ ए लाइगेंड स्पीसीज स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए किस टाइप से डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है 5d ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ए लाइगेंड स्पीसीज। T2z Az, आपको पता है T2z नीचे जाएगा और Az ऊपर आएगा। तो अपने जब लाइगेंड स्पीसीज में सेंट्रल मेटल एटम से अप्रोच करता है तो जो T2z और Az ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो स्प्लिटिंग है वो नेचर ऑफ लाइगेंड स्पीसीज और चार्ज ऑन ए मेटल स्पीसीज पे डिपेंड करता है। अब इसमें जो स्प्लिटिंग हो रही है वो ज्यादा भी होगी, ये नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है। तो हम टू टाइप से यहां डिस्कस करेंगे इसको। यहां टू टाइप की एनर्जी है, एक होता है डेल्टा O और दूसरी होती है, ये क्या चीज है आपको पता है, ये CFSE, और एक होती है P यानी पेयरिंग एनर्जी। क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी। तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू पेयरिंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स, अगर CFSE ज्यादा है यानी डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, ठीक है। और दूसरी एक कंडीशन क्या बनेगी, T2z और यहां क्या आएगा, P इज ग्रेटर देन डेल्टा O। तो ये आपको पता है डेल्टा O को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2z एंड Az नोन एज डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, D1, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, D6, ध्यान दें D2 नहीं है, ये D6 है, ये D2, D7, D3, D8, D4, D9, D4 एंड ये D4 आ गया, तो यहां 4 कैसे आएगा, 5, और ये D10। अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है ये आपने अकॉर्डिंग टू CFT ये पढ़ा कि जब भी कोई लाइगेंड स्पीसीज सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने आता है तो जो d ऑर्बिटल्स हैं इन ऑक्टाहेड्रल्स टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक बिलो द एनर्जी एवरेज एनर्जी सेंटर और एक अबो द। बिलो में कौन जाते हैं, T2z, अबो में कौन जाता है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो स्प्लिटिंग होती है ये टू टाइप से होती है, एक तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है और एक स्प्लिटिंग क्या होती है, कम होती है। ये स्प्लिटिंग कम और ज्यादा नेचर ऑफ लाइगेंड स्पीसीज पे डिपेंड करती है।
और चार्ज ऑन ए मेटल स्पीसीज पे डिपेंड करती है। अब आपको पता है कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है उसमें D1 से लेकर D10 इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बनती है। तो यहां 2 टाइप की एनर्जी है। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज्यादा है तो हम पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, जैसे यहां D1 आएगा, यहां पे भी D1 आएगा, D2 और D3। अब इधर देखिए ये T2G है और ये EG है, तो यहां पे क्या आएगा D1 D2 D3 सेम रहेगा चाहे कैसा भी पोजीशन हो। अब यहां आप क्या देख रहे हो कि डेल्टा O यानी CFSE क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। और यहां डेल्टा O का मान क्या है, कम, पेयरिंग ज्यादा, ये है वीक फील्ड रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अच्छी तरह से इसको आप समझ लें, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूं कि ये पोजीशन कब आती है। मैंने आपको बताया कि CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी जब भी कोई लाइगेंड स्पीसीज आएगा तो जो d ऑर्बिटल डीजनरेट स्टेट में है वो क्या हो जाएंगे, एसिमेट्रिकल, और वो स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट होंगे तो वहां 2 टाइप की पोजीशन बनेगी। एक में डेल्टा O का मान यानी CFSE ज्यादा होगा, उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन, और एक में CFSE की वैल्यू कम होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वीक फील्ड रीजन। उसका क्या नाम रखा गया है, वीक फील्ड रीजन रखा गया है। तो निश्चित रूप से यहां जो लाइगेंड स्पीसीज होंगी वो क्या होंगी, वीक होंगी, और यहां जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होगी। वो वीक और स्ट्रॉन्ग, यानी इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेस पे एक सीरीज बनाई गई है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रो। उसका आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप यहां ये देख लीजिए कि कोई भी मेटल एटम्स है उसके d ऑर्बिटल्स में D1 से लेकर D10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन हो चाहे वीक फील्ड रीजन हो, D1 से लेके D3 तक कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे D4 आता है तो उसके 2 टाइप से इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। अगर डेल्टा O का मान ज्यादा है तो वहां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, T2G में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता। तो और यहां पे आप क्या देख रहे हो, पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा है, यानी डेल्टा O का मान कम है। तो अकॉर्डिंग टू उन रूल्स, आपको पता है नहीं, अपने एनर्जी के हिसाब से क्या होगा, अनपेड पोजीशन में भरे जाएगा पाउली एक्सक्लूजन रूल्स के, ठीक है। और ये D5, जबकि यहां D5 और D6। तो आपने ये क्या देखा, D1, ये क्या है D4, ये क्या है D2, ये क्या है D3। तो यहां ये रहा D1 D2 D3। अब ये D4 है, ये D5 है, और ये D6 है, जबकि यहां D5 कहां गया, ऊपर, D6 कहां गया, सॉरी D4 और D5। अब D6 कहां आएगा, नीचे। अब 7 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहां कहां जाएगा, EG में ऊपर जाएगा, और ये 8, ये D9 और D10। अब इसमें D7 D8 D9 और D10। आप क्या देख रहे हो, 1 2 3 1 2 3, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन हो चाहे वीक फील्ड रीजन हो, सेम पोजीशन लेते हैं। इधर देखिए D9 से D10 और D9 से D10 सेम पोजीशन लेते हैं। चेंज किन में आता है, D4 से लेके D5 D6 D7 D4 5 6 और 7 में, और 8, इन 5 के अंदर चेंज आता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा
तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D4 का कैसे आएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो T2Z4 5 है तो T2Z5 T2Z6 D7 है तो T2Z6 और T2Z6 या अगर वीक फील्ड है तो D4 में क्या पोजीशन आएगी? T2Z3 T2Z3 T2Z, अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 4 और EG2 किसके लिए? 6 के लिए, 7 के लिए T2Z5 EG2 और 8 के लिए T2Z6 EG2। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज है, यहां D8 नीचे है T2Z में है और यहां D8 कहां है? ऊपर है। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा है कि इतने हैं, फिल हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी कोई सेंट्रल मेटल एटम में डी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इस टाइप से होता है। चेंज किस में आता है? D4 से लेके D8 तक आता है। D9 और 10 में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, D1, 2, 3 में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। 2 टाइप के फील्ड होंगे, एक P और डेल्टा O। आज के टॉपिक में यहीं तक आप अच्छी तरह से नोट्स बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड और इनकी स्प्लिटिंग के आधार पे जो VBT की एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी कि वीक फील्ड रीजन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन क्या होता है, उसको CFT के द्वारा क्या कर दिया गया? एक्सप्लेन कर दिया गया। Thank you very much. Meet to next class with new topics.